Hi, finally. Thank you, Geeta ji. Thank you, Bobby ji. So, hello, everyone. Sorry for a bit late because of some technical problems. Okay, no worries. So, just make me clear कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है. आपको आवाज़ सुनाई दे रही है. एक बार जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दो कोई तो कि आवाज़ सुनाई दे रही है. थैंक यू मीता जी. ओके, सो गीता जी की तरफ से हमें अप्रूवल आ गया है कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेशन. लेट होने के लिए सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you so much VNWC. VNWC always takes nice initiatives for betterment of society, and I am always feel proud to be a part. Thank you Bobby ji, you're a darling. Thank you Geeta ji. I welcome you all in this very informative session, and today's topic is COVID and its after effects. मैं डॉक्टर नीलम बंसोड़े. I am an Ayurveda and Panchakarma consultant, and we are working in the field of COVID since last 1 year. जैसे ही पहला वेव स्टार्ट हो गया इंडिया में, तब से ही हमने आयुर्वेद के हिसाब से कोविड में काम करना शुरू किया. कोविड इज़ अ पैंडमिक. वी ऑल नो कोविड इज़ अ वर्ल्ड स्प्रेड, और इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ बैडली अफेक्टेड. फर्स्ट वेव में भी हमने देखा कि बहुत बुरी तरीके से ये वेव बहुत बड़ा डैमेज भारत पे, महाराष्ट्र पे करके गया. उससे हम धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, तभी ये सेकेंड वेव भी हिट कर गया, और सेकेंड वेव का भी सबसे ज़्यादा फटका हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र को लगा. और आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से कोविड का. तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने कोविड के बारे में आयुर्वेद का सेशन लिया था, उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच कोविड के बारे में बताए थे. वन इज़ लाइक प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रतिबंधात्मक जिसे बोलते हैं. इसमें हम आयुर्वेद के हिसाब से इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स या फिर इम्यूनो बूस्टर्स आप बोल सकते हैं, इनकी योजना हम करते हैं, अभी भी करते हैं, कि जिससे आपके शरीर की बॉडी इम्यूनिटी हाई रहे, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहे, और आप अगर बाहर काम भी कर रहे हो या फिर किसी कोई रीज़न आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना पड़ रहा हो, तो आपको इन्फेक्शन कैच नहीं हो, इसलिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स का सहारा लेना पड़ता है. सेकेंड थिंग इज़ वी आर वर्किंग इन क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑल्सो. जैसे ही कोविड के पेशेंट्स बढ़ते गए, हमने आयुर्वेद के हिसाब से कुछ ड्रग्स देने शुरू कर दिए. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस कि व्हाट ड्रग्स वी आर यूजिंग आर FDA अप्रूव्ड. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किए गए ड्रग्स हम कोविड में यूज़ करते हैं. इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपकी जो कोई दवाई, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर बाकी की दवाइयाँ स्टार्ट है, उसके साथ आप जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हो, तब आपका कोविड का इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, लंग की कैपेसिटी बेटर हो सकती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो बहुत नीचे आ जाता है उसका सैचुरेशन बढ़ने लगता है, और आपकी रिकवरी स्टेज में बॉडी बहुत अच्छी तरह से चली जाती है. बट दिस टाइम आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस. कि जैसे हम देख रहे हैं, पुणे इज़ रिकवरिंग, महाराष्ट्र इज़ रिकवरिंग. दैट इज़ वेरी नाइस थिंग कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम रिकवरी रेट में इंक्रीज देख रहे हैं, और इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम हो रहा है. What is post-COVID complication? Many recovered patients shows many symptoms for longer duration, and this is called as post-COVID syndrome. And they need a medical support or medical intervention. क्योंकि जैसे ही आप रिकवरी स्टेज में जाते हो, ऐसा नहीं है कोविड में कि आपने सिर्फ 14 दिन हॉस्पिटल में रहा या फिर 14 दिन का कोई कोर्स कर लिया, आपका रिपोर्ट निगेटिव आ गया और उसके बाद आप पूरी तरह से फिट हो गए. नहीं, क्योंकि जो वायरस आपके लंग तक जाके आपके लंग को डैमेज कर रहा है, वहाँ पे फाइब्रोसिस करके, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करके
आपके शरीर को अलग अलग तरह की हानि पहुंचाता है। उससे उभरने के लिए फॉर अ मंथ और सो आपको मेडिकेशंस, दवाइयों की ज़रूरत लग सकती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई भी वेव धीरे धीरे कम होती जाती है, पेशेंट का रिकवरी रेट बढ़ने लगता है, वैसे ही पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का रेट भी बढ़ने लगता है। थैंक यू बॉबी। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, other symptoms। रिकवरी के साथ साथ कुछ तकलीफ़ें बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकती हैं और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है। तो आपको, अगर आप कोविड पॉजिटिव है, उसके बाद आप 14 डेज तक आपका वायरस सेल्फ लिमिट हो गया, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, उसके बाद 4 टू 12 हफ्तों तक, वीक्स तक, 4 वीक टू 12 वीक अगर आपको वो सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कोविड एक्यूट सिंड्रोम। और 12 हफ्तों के बाद, 12 हफ्तों के बाद भी आप में कुछ सिम्टम्स अगर कंटिन्यू रहते हैं, सो दोज आर कॉल्ड एज पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इट्स अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। उसमें अलग अलग तरीके से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक ही सिम्टम सब में नहीं दिखाई देगा, या फिर सारे सिम्टम्स सब लोगों में नहीं दिखाई देंगे। लोगों के प्रकृति के अनुसार, लोगों के इम्यून सिस्टम के अनुसार जो उपचार आपने ड्यूरिंग कोविड फेज लिए हैं, जो औषधि ली है, जो स्टीरॉइड्स लिए हैं, जो इंजेक्शंस लिए हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट लिए हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए हैं, उसके हिसाब से आपके शरीर पे उसका जो डैमेज या फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों में सांस फूलने लगती है, कुछ लोगों में कफ परसिस्टेंट रहता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा चलने से भी उनको बहुत तकलीफ होती है, दम लगने लगता है, फटीग महसूस होता है। कुछ लोगों में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रेन फॉग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप जब काम पे रिज्यूम करते हो तो काम करने में आपका मन नहीं लगता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप फील करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन फॉग। ये सिम्टम्स कुछ लोगों में दिखाई देता है। डेलिबरेशन या फिर विस्मरण जिसे बोलते हैं, डिमेंशिया, कुछ लोगों को ब्रेन तक भी उसका अफेक्ट होता है। ऐसे वैरायटी ऑफ सिंड्रोम्स इसमें, सिम्टम्स इसमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आ सकते हैं। सो वी विल गो बाय स्टेप एंड सिम्टम वाइज या फिर सिस्टम वाइज हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट मैं थोड़ा सा आपको मेडिकल लैंग्वेज से थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूंगी। द वेरी फर्स्ट सिम्टम दैट इज, हम जिसे बोलते हैं दौर्बल्य, वीकनेस। कोविड का पेशेंट जब रिकवर होने लगता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। एक तो उसके शरीर की हानि हुई है, वो रिकवरी स्टेज में धीरे धीरे चला जाता है। दूसरा, क्वारंटाइन रहना या फिर अपनों से दूर रहना या फिर कुछ बहुत नियर एंड डियर वंस को खो देना, ये भी उसके मानसिक दौर्बल्य के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसमें अगर आपको रिकवर करना है तो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे आपका शरीर है, उसको दीमक लगी है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। बाहर से भले ही वो आदमी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। जैसे कोई लकड़ी है, उसको दीमक लगती है, बाहर से हमें नहीं उसका पहचानना नहीं होता, लेकिन वो अंदर से बहुत वीक हो जाती है। वैसे ही शारीरिक रूप से दौर्बल्य पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे अगर आपको बाहर आना है तो आपको आहार पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे बहुत हेवी डाइट यहाँ पे नहीं करना है, डिंक के लाडू खाओ, काजू बादाम के लाडू खाओ, नॉनवेज खाओ, नहीं। हमारा अग्नि पहले से ही बहुत कम हुआ है, वो बहुत धीमी तरीके से काम कर रहा है। पाचक पित्त जिसे बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बहुत वीक हुई है, तो उसमें आपको उसे धीरे धीरे ही बढ़ाना है। इसलिए जो गरम गरम खाना है, घर का खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, चावल का पानी, दाल का पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, ऐसा हल्का हल्का आहार आप इस रिकवरी स्टेज में रख सकते हो। ध्यान में रखिए कि आपको कोई भी हेवी फूड इस ड्यूरेशन में नहीं खाना है। अंग दौर्बल्य, मन दौर्बल्य के साथ ही आता है फटीग। बहुत ज़्यादा थकान होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। शारीरिक मानसिक तो वीकनेस है ही, लेकिन जब काम पे रिज्यूम करने की इच्छा भी होती है, पर जैसे अभी बताया कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। जब आपका ये
बॉडी फटीग बढ़ जाता है, तो बहुत लोगों में, बहुत पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट में हमें बॉडी एक का भी सिम्टम दिखाई देता है, और जिसमें जॉइंट पेन्स बहुत लोगों को पीछे लगे हैं। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? सो दैट इज़ ज्वर, ताप मराठी में बोलते हैं, ताप संस्कृत में बोलेंगे ज्वर, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर। कोविड में बहुत कम लोग होंगे कि जिनको 100 के पहले फीवर रहेगा, सबका फीवर हाई ग्रेड था, 100 के ऊपर था। और जब इतना ऊपर चला जाता है तो आप एंटीपायरेटिक्स जब लेते हो तो उसको सप्रेस करते हैं, सप्रेस करके वही हाई ग्रेड फीवर आपके शरीर में वैसे ही रहता है, और वो शरीर के धातुओं को खराब करता है। रस धातु, रक्त धातु, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनको वो खराब करता है, आपके शरीर के पित्त को खराब करता है। और इसलिए इसके बाद ज्वर उत्तर दौर्बल्य ऐसा शब्द आयुर्वेद में आया है कि हाई ग्रेड फीवर के बाद जो फटीग शरीर में रहता है वो बहुत देर तक आपको तकलीफ देता है। इससे रिकवर होने के लिए भी, जैसे मैंने अभी बोला कि हमें हल्का आहार क्यों लेना है, ये मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कोविड में हाई प्रोटीन डाइट देना पड़ता है, या फिर कोविड रिकवरी में हाई प्रोटीन डाइट का सोर्स बस अंडा, एग, नॉनवेज, मटन, चिकन, मच्छी, यही आपके हाई प्रोटीन डाइट है। पर आयुर्वेद इसको क्रॉस करता है, क्योंकि ये बहुत हेवी चीज़ें हैं जो ये इस रिकवरी फेज में आपका शरीर पचन करने के लायक नहीं है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये इतना हेवी नॉनवेज उस अवस्था में पचा सके। इसलिए आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि हल्का लो। जैसे बच्चों को हम जैसे खाना देते हैं 1 ईयर तक, दाल का पानी, चावल का पानी चाहिए तो आप उसको तड़का दे दीजिए, धने जीरे डाल के, या फिर थोड़ा सा लहसुन डाल के आप तड़का दे सकते हैं। दाल चावल प्लेन वाला, मूंग दाल की खिचड़ी, लौंग का तड़का उसमें, ये वाला हल्का आहार जो है वो इस ड्यूरेशन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम कैंप फायर करते हैं, कैंप फायर अगर हमें बढ़ाना है, वहाँ की आग हमें बढ़ानी है, तो हम उसमें धीरे धीरे लकड़ियाँ डालते जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ डालते जाते हैं। उसमें अगर बड़ी लकड़ी पहले से ही 2-3 बड़ी लकड़ी डाल दी तो कैंप फायर नहीं होता, अग्नि वहाँ पे नहीं आता, आग वहाँ पे नहीं लगती। सेम वैसे ही आग हमारे शरीर में है, जो कुछ भी खाते हो उसको पचन करने की शक्ति हमारे शरीर में है। तो उसको ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल के कम क्यों कर रहे हो? उसको छोटी छोटी लकड़ियाँ देते रहो, उसको बढ़ाओ, तो उसके साथ आपका आहार रस अच्छा तैयार होगा, और उस आहार रस से आपके शरीर का पोषण होगा, और आपके शरीर का जितना अच्छा पोषण होगा उतना अच्छा आपका बॉडी रिकवरी फेज में चला जाएगा। सो ये की पॉइंट है पोस्ट रिकवरी में, पोस्ट कोविड रिकवरी में। आपको अगर ये अंग दौर्बल्य, मन दौर्बल्य, फटीग, जॉइंट पेन्स ये अगर कम करने हैं तो आपको आहार की तरफ, अग्नि की तरफ ध्यान देना होगा। उसके बाद भी अगर आपको परसिस्टेंट 12 हफ्तों के बाद भी, 12 हफ्तों के बाद भी बहुत लोगों के जॉइंट पेन्स होते हैं, जैसे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे दुखते हैं, हड्डियाँ दुखती हैं, तो उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ बताई गई है जो अस्थि धातु पे काम करती है, हड्डियों को बल देने का काम करती है। त्रयोदशांग गुग्गुल है, वात संशमनी वटी है, ये जैसी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो। पर आपको आपके नज़दीक के वैद्य से मिलना होगा, आपकी प्रकृति उनको दिखा के ही आपके शरीर के आवश्यक ड्रग्स आप उनसे ले सकते हो, क्योंकि ये भी दवाइयाँ ही है। नो सेल्फ मेडिकेशंस, अपने मन से हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है। उसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, इसी बात पे मैं आऊँगी कि अगर सेल्फ मेडिकेशन हम लेते हैं तो उसका असर शरीर पे क्या होता है। जब पहली वेव आई थी, या फिर अभी दूसरी वेव में भी, बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से हमें मैसेजेस मिल रहे थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी आयुर्वेद के नाम से दवाइयाँ या फिर घरगुती करने, घर में करने के नुस्खे बताते थे। तो उसमें आपने क्या किया? लौंग, दालचीनी, इलायची, लहसुन, व्हाट नॉट, सारे एक साथ करके, सारे धनिया, मसाले के पदार्थ सारे एक साथ करके उसके काढ़े करके पी जाओ। वो बहुत ज़्यादा पीने से लोगों में हीट बढ़ती गई, पित्त खराब होता है। एक मात्रा होती है उसकी भी, लौंग, दालचीनी, इलायची या फिर मसाले के पदार्थ, वो भी कितने सेवन करने हैं, किसने लेने हैं, किस क्वांटिटी में लेने हैं, उसकी अवस्था वर्णन की है, उसके भी स्टेजेस वर्णन किए हैं। अगर आप उस हिसाब से नहीं जाओगे, खुद के मन से ही दवाई ले लोगे,
तो ऑब्वियसली उसका खराब इफेक्ट भी शरीर पे हो सकता है, और वही हुआ। बहुत लोगों में हीट बढ़ने के कारण एनोरेक्टल डिसीजेस बढ़ते हुए नजर आ गए। एनोरेक्टल डिसीजेस जिसमें पाइल्स और फिशर, ये दो महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, स्टूल साफ नहीं होते, स्टूल बहुत घट्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है। स्टूल्स पास करते समय या फिर दिन भर इतर टाइम पे भी, एनी टाइम पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सुइयाँ चुभने जैसा पेन होता है। और कभी कभी स्टूल्स पास करते समय वहाँ पे ब्लड फ्लो, थोड़ा सा ब्लड ड्रॉपिंग भी वहाँ पे नज़र आ सकता है। बहुत लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शंस इस कंडीशन में दिखाई देते हैं। यूरिन में बर्निंग होता है, मिक्चुरेशन होता है। जो स्पेशली फीमेल होते हैं उनको जो मेंसेस की जगह है, वजाइना है, वहाँ पे रैशेस आ जाते हैं, या फिर इचिंग होता है, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वो नियमित नहीं आते, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हम जिसे बोल सकते हैं वो भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो गई? तो ज़्यादा गर्म पदार्थ लेने से, ज़्यादा गर्मी शरीर में बढ़ने से। उसका एक उपचार, एक रीज़न तो ये हो गया कि सेल्फ मेडिकेशन, बहुत लोगों ने ये मसाले के पदार्थ, दालचीनी वेलची करके बहुत ज़्यादा शरीर की हीट बढ़ा दी, और उसका इफेक्ट एनोरेक्टल एरिया पे आ गया। दूसरा, एक्सेस यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑल्सो, एंड एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। जितनी ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स इनका सेवन करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है, और आपके शरीर की हीट बढ़ने लगती है, और उससे आपके शरीर में पित्त दोष खराब होके ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि पेट की तकलीफ़ें होती है, एनोरेक्टल तकलीफ़ें होती है, मेंसेस की जगह की तकलीफ़ें होती हैं। उसके साथ ही अगर आपका लीवर डैमेज हो गया, पैनक्रियाज डैमेज हो गए, वायरस की वजह से होगा, वायरस लोड की वजह से होगा, या फिर एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज़ की वजह से होगा। अगर आपका लीवर पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। जब लीवर डैमेज हो जाता है तो वहाँ से निकलने वाला बाइल, दैट इज़ पाचक रस, पाचक पित्त जो होता है वो बिगड़ने लगता है, और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। दूसरा, अगर वो आपके बॉडी में फैलने लगता है, खराब पित्त रक्त में मिलकर बॉडी में फैलने लगता है, तो अर्टिकेरिया, पूरे शरीर पे बहुत लोगों को रैशेस आते हैं, इचिंग होता है, या फिर बड़े बड़े, गांधी बोलते हैं उसे, बड़े बड़े फोड़ आ लेते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं। अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या करने, एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप मन से कोई भी दवाई ना लो। दूसरा, घर में उपचार करने से अच्छा है कि आपके वैद्य को मिलके उनसे आपको क्या लेने हैं दवाइयाँ, वो आपको समझनी चाहिए। तो उसमें आप बहुत सारी दवाइयाँ है जो पित्त को शांत कर देती है, या फिर बॉडी हीट जो बढ़ी है उसको कम करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ है। सूट शिखरवटी है, कामदूधावटी है, प्रवाल पंचामृत है, शंखवटी है। लेकिन वो सारे एक ही साथ एक ही व्यक्ति पे नहीं यूज़ कर सकते। आपकी अवस्था को देख के, आपके प्रकृति को देख के आपके वैद्य उसकी योजना आपके शरीर में करेंगे, और धीरे धीरे आपके शरीर का बढ़ा हुआ पित्त शांत होने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे होने लगेगी। अगर एनोरेक्टल डिसीजेस किसी को है तो उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी, उसमें कुछ लेप दिए जाते हैं जो लोकली उस जगह पे लगा के, जो डैमेज लोकली हुआ है या फिर वेदना जो लोकली बहुत ज़्यादा हुई है वो कम करने में काम आते हैं। सीड्स बाथ आप घर पे ले सकते हो, और उसके साथ कुछ बहुत अच्छे काढ़े आते हैं, अभयारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है, विडंगारिष्ट है। ये बहुत अच्छे रेडी काढ़े आयुर्वेद वैद्य के पास आपको मिल जाते हैं। वो जब आप लेते हो तो एनोरेक्टल डिसीजेस भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर लीवर का भी डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें लीवर को शक्ति देने, लीवर सेल्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए भी पुनर्नवासव है, पुनर्नवा मंडूर है, ताप्यादिवटी है, बहुत अच्छी दवाई आयुर्वेद में वर्णन की है। वो भी हम जब लेते हैं तो उसमें आपको लीवर सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद हो जाती है। यही मुद्दा हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कि अगर लीवर पैनक्रियाज का डैमेज होता है, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स डैमेज कर देते हैं लीवर को, लीवर सेल्स को, पैनक्रियाज को, और उसके बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बहुत लोगों को डायबिटीज़ नज़र आता है। दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। उन लोगों को पहले तो नहीं था,
बाद में दिखाई देता है, क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैनक्रियाज और लीवर को डैमेज करके उनके फंक्शन को ऑल्टर करते हैं और उसके साथ उसका डैमेज डायबिटीज़ के रूप में उस पेशेंट को झेलना पड़ता है। तो इस समय भी आप जब अपने वैद्य से मिलके अच्छे दवाइयाँ स्टार्ट करते हो तो ये पोस्ट कोविड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ से भी आपको बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगती है। वैसे तो हमने बहुत सारे नाम इस पैंडेमिक में सुने, पैंडेमिक वर्ड हमने पहली बार सुना, फिर हमने क्वारंटाइन वर्ड सुना, और जो हम अभी सुन रहे हैं वो है म्यूकरमाइकोसिस। महाराष्ट्र में म्यूकरमाइकोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ने लगे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा फटका महाराष्ट्र को बैठा था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट्स दिखाए गए थे और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने पहले शुरू की WHO ने या फिर गाइडलाइंस भारत सरकार ने दिए थे, अभी तो उसमें बंदी आ गई है, लेकिन उस टाइम पे जब कोविड एकदम पीक पे था तब बहुत सारे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस इन लोगों को कोविड फेज में दिए गए। बहुत सारे लोगों को जब ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था, और उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिसऑर्डर के रूप में हम देख सकते हैं अभी, और दैट इज़ म्यूकरमाइकोसिस। अगर इस पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट है और उसमें म्यूकरमाइकोसिस के चेंजेस दिख रहे हैं तो एन टाइम आप अपने डॉक्टर से मिलो, एन टाइम आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो, उनसे भी आप दवाइयाँ स्टार्ट कर लो, तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी आंखें बच सकती है या फिर ये डिसीज़ ज़्यादा फेटल नहीं होगा, ज़्यादा हजार्डस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस कोविड पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस को निगलेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे श्योरली ये व्याधि एकदम से बढ़ता जाता है, और उसका अभी के लिए एलोपैथी में बस एक ही इंजेक्शन अवेलेबल है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर 80,000। इसे हम बोलेंगे ना फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। ये भी तो हमारे समाज को इस कोविड पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, क्योंकि 10-10 दिन पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, 10-10 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। ओके फाइन, पेशेंट अगर घर पे सही सलामत आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें करके भी अगर पेशेंट लॉस कर देते हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत बड़ा फटका होता है, आघात होता है, ब्रेन आघात होता है, मानसिक आघात होता है। तो इससे रिकवर करना है हमें म्यूकरमाइकोसिस, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ म्यूकरमाइकोसिस। डरने की बात नहीं है, ये ब्लैक फंगस है, ये बुरशी का आजार है, इसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो जहाँ जहाँ पे आपके शरीर में मॉइस्चर है वहाँ वहाँ से ये ब्लैक फंगस स्टार्ट होता है। तो स्पेशली आईज, नोज, टीथ, गम, टंग, माउथ कैविटी एंड ईयर, ये इसके पार्ट्स रहेंगे कि जहाँ पे आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स में आप क्या देखेंगे? फर्स्टली आइज़ के बारे में देखेंगे तो रेडनेस ऑफ आइज़, एक्स्ट्रा वाटरिंग, ब्लर ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, आपको दिखाई नहीं देता या फिर डिस्टेंस विजन कम हो जाता है, रेडनेस अचानक से बढ़ने लगते हैं, या फिर आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। नाक के बारे में हम देखेंगे तो नाक से ब्लैक वाटरी फ्लो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। टीथ डीके अचानक से स्टार्ट हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, दांतों में अचानक से ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है अचानक से, जैसे आपको पहले कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी लेकिन अचानक से दांतों में दर्द बढ़ने लगता है, दांत हिलने लगते हैं। गम्स जो है उसमें ब्लैक इन्फेक्शन आपको नज़र आने लगता है, और टंग जो है वो भी सोर जैसे फूल जाते, वहाँ पे भी ये लॉस ऑफ टेस्ट भी आपको हो सकता है। ये सारी चीज़ें ब्लैक फंगस में आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी कोविड पेशेंट में आफ्टर कोविड रिकवरी में आपको दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली आपके डॉक्टर को मिलिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आई ऑलवेज से अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। अगर ठीक तरीके से ठीक वक्त पे दवाइयाँ स्टार्ट की तो आपकी आंखें बच सकती है,
आपकी ज़िंदगी बच सकती है। नहीं तो महाराष्ट्र में बहुत सारे पेशेंट ने म्यूकरमाइकोसिस की वजह से भी जान चली गई है, वो भी हमें दिखाई देता है। या फिर एट वेरी यंग एज उनकी आंखें निकालनी पड़ती है, या फिर इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो ऑपरेटिव करके बाहर निकाल देना, ये एक ही उनमें अभी सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ गुड ट्रीटमेंट इन अ गुड टाइम। आयुर्वेद में इसके बारे में हम क्या बताएंगे? दिनचर्या अध्याय में बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को कैसे हमें मेंटेन करना है वो बताया गया है। सो डेली रेजिम, आपके डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अंजन, आँखों को आपको अच्छा करना है तो आयुर्वेद में अंजन करने को बताया है। अंजन माने काजल लगाना है। काजल जो बाजार में मिलता है वो बिल्कुल नहीं, उसमें जेड ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक होता है। अगेन केमिकल्स से ही हमारे बॉडी खराब हुई है और अगेन हम बॉडी पे केमिकल्स यूज करेंगे? नहीं। जब आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके पास कपूर, हरिद्रा, त्रिफला, इन दवाइयों से मिला के बहुत अच्छी तरह का काजल आपको मिलेगा। वो आप डेली यूज कर सकते हो आंखों के वाटर लाइन पे लगाने में। इससे आपकी आंखें स्वस्थ भी रहेंगी और आपकी दृष्टि, आपकी विजन वो भी क्लियर रहेगी, अच्छी रहेगी। दूसरा, आंखों के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, तो आप गाय का दूध होता है, वो ठंडा गाय का दूध, उसमें कॉटन डिप करके उसको आंखों में रख सकते हो, जिससे उससे ठंडाई मिल सकती है। तीसरा, त्रिफला नाम की दवाई आती है। त्रिफला दवाई का काढ़ा तैयार करेंगे और उस काढ़े से बार बार आंखों को धोएंगे। इससे आंखों की बर्निंग कम होती जाएगी, इन्फेक्शन कम होता जाएगा और विजन भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको घर पे ही ये सारी चीज़ें करके ही शांत रहना है। आपको आपके डॉक्टर को मिलना है और अपने शरीर में जो पित्त खराब हुआ है, जिसकी वजह से म्यूकर के चेंजेस आपके शरीर में आए हैं, वो रूट कॉज डिटेक्ट करके रूट कॉज पे दवाइयाँ देनी है। ये तो सिम्टम थोड़ा सा कम करने के, हल्का करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाक, नेज़ल म्यूकोजा अगर आपको हेल्दी रखना है तो डेली बेसिस पे आपको नस्य करना है। नस्य माने नाक में 2-2 थेंब दवाइये के डालने हैं। वैद्यों के पास सिद्ध औषधि तेल होते हैं, तिल तेल में, अणु तेल में, वो अलग अलग दवाइयाँ डाल के उसको सिद्ध करके 2-2 ड्रॉप्स डालने के लिए घर पे देते हैं। वो डेली आपको करना है। इससे एक होगा, आपका नेज़ल म्यूकोजा भी हेल्दी रहेगा। दूसरा, कोविड इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोविड के स्पाइक्स जो है वो ज़्यादातर नेज़ल म्यूकोजा से ही अंदर जाते हैं। और जब हम नस्य करते हैं, नेज़ल म्यूकोजा को ऑयली रखते हैं, तब कोविड के वायरस का स्पाइक और नेज़ल म्यूकोजा का अटैचमेंट नहीं होता है और वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इतना अच्छा और सरल उपाय कोविड प्रोटेक्शन में हम पूरे साल में यूज़ करते आए हैं पेशेंट्स में। डीएनएस नस्य हमारे क्लिनिक का जो है वो हमने बहुत लोगों को कोविड पेशेंट्स में दिया है, कोविड प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव मेजर्स में दिया है। हाल ही में हमने एक पूरा गांव दत्तक लिया था, अडॉप्ट किया था फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। 5 से 10 हज़ार लोगों को हमने हमारे क्लिनिक से कंठामृत काढ़ा और डीएनएस तेल का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि गांव के लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से गांव में, विलेजेस में कोविड का इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा था। पर जैसे ही हमने सारे गांव में काढ़े डिस्ट्रीब्यूट किए, सारे घरों में लोग काढ़े लेने लगे और 15 डेज़ के बाद जब हमने फॉलोअप लिया तो पूरे गांव में वायरस की चेन बहुत अच्छी तरह से ब्रेक हुई। जहाँ पे वहाँ पे 50-60 डेली पेशेंट्स निकल रहे थे, उसमें वीकली वंस पेशेंट निकलने हमें दिखाई दिए। इतना अच्छा आयुर्वेद का रीच है, इतना अच्छा आयुर्वेद का हमारे बॉडी सिस्टम पे काम है, बस हमें पता नहीं होता है। सो राइट अप्रोच इज़ मोस्ट नेसेसरी एंड दैट इज़ नस्य तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट हर रोज़ हम कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू म्यूकर अगेन, टीथ, अगर आपके दांत दुख रहे हैं या फिर गम्स में पेन है, कीड़ लग रही है, दांत हिल रहे हैं, तो आपको गंडूश करने को बोला है। गंडूश ये संस्कृत वर्ड है, दैट इज़ गार्गलिंग। हमारा आयुर्वेद ज़्यादा संस्कृत में है ना, तो हमारे मुंह से भी ज़्यादा संस्कृत शब्द ही बाहर आते हैं। तो गंडूश इज़ गार्गलिंग।
इसमें आप जैसे अभी बताया त्रिफला काढ़ा का गंडूश करते हैं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको अलग अलग हर्ब्स का मिक्सचर करके गंडूश योग देते हैं, उसका काढ़ा करके वो फॉर सम टाइम आपको दांतों में और ओरल कैविटी में धरना पड़ता है और उसके साथ गार्गल करके आप उसको थ्रू आउट कर सकते हो। इसका डेली यूज़ करना है सुबह शाम। दूसरा गंडूश है तिल तेल का गंडूश। तिल का तेल आप सब लोगों को पता होगा, उसका भी फॉर से थोड़ा जो आपके ओरल कैविटी में जितना बैठ सकता है उतना तेल आपके मुंह में रख के से फॉर 5 काउंट्स और 10 काउंट्स 15 काउंट्स आपको उसको धर लेना है वहाँ पे, एंड देन आपको गार्गलिंग करके वो बाहर छोड़ देना है। दीज आर वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेजर्स, है ना। आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को पहले बरकरार रखने के लिए आयुर्वेद बताया गया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से दूर जाते हैं, हम नेचर से बहुत दूर दूर चले जाते हैं और इसलिए ये सारी नई नई जो डिफ़िकल्टीज है, डिसीजेस है, कोविड हो या म्यूकरमाइकोसिस हो, ये सारी ऊपर आ रही है। सो बैक टू नेचर अगेन, हमें आयुर्वेद की तरफ फिर से जाना है, पर अपने वैद्यों के सलाह से। सो ये हो गया म्यूकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देने की कोशिश की है। लेकिन कोई भी सिम्टम आप निगलेक्ट ना करें। कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है तो घर पे कोई चीज़ें करते रहे, ऐसा मत कीजिए। इमीडिएटली आपके डॉक्टर को मिलिए और इस तकलीफ से भी बाहर आना ज़रूरी है, शक्य है, और इसके लिए आपके डॉक्टर्स आपको मदद करेंगे। देन कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंग्स एंड कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि कोविड वायरस है, वो नेज़ल कैविटी से ट्रैवल करके आपके ओरोफैरिंग्स में रहता है, फिर आपको कफ, स्नीजिंग, टेम्परेचर, इसके साथ धीरे धीरे जब आपका कोविड इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो वायरस धीरे धीरे लंग में उतरने लगता है। लंग में उतरने के बाद वो लंग को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। लंग एल्वियोलाई, जो सांस हम अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन जहाँ तक चला जाता है वो लंग एक्सपांड होता है, और उसी तरह वहाँ पे लंग एल्वियोलाई को डैमेज करने की शक्ति इस वायरस में है। सो उसके बाद जब आप देखते हो सीटी स्कोर बढ़ने लगता है, और जितना सीटी का स्कोर ज़्यादा उतना लंग का डैमेज ज़्यादा। फिर आप एक्सरे देखते हो तो उसमें आपको ब्लैक पैचेस या फिर फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस दिखाई देता है। ये इससे उभर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ओवरनाइट 2 दिन में 3 दिन में लंग का डैमेज ठीक नहीं होता। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लंग फाइब्रोसिस और कार्डियक सिम्टम्स ये बहुत ज़्यादा लोगों में दिखाई देते हैं। और जितना लंग का ज़्यादा डैमेज होता है, फाइब्रोसिस होते हैं, वहाँ पे पैचेस होते हैं, तो आपको जो लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, उसमें फिर सांस लेने में तकलीफ़ या फिर स्नीजिंग, कफिंग होता है, सुपाइन पोजीशन में सोना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक सीढ़ी भी चढ़ के जाओ तो भी सांस फूलने लगती है, वॉकिंग करने नहीं आता, एक्सरसाइज करने नहीं आता। ये सारा आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाता है, इस वजह से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो आपको टाइम देना पड़ेगा। और आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसे हम बोलते हैं रसायन औषधि। रसायन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, और उसके साथ ही जो डैमेज आपके शरीर को हो गया है उसको उभारने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसको रसायन औषधि ऐसे बोला जाता है। आपको पता होगा, बहुत लोगों को वेरी कॉमनली च्यवनप्राश पता होता है कि च्यवनप्राश एक उत्तम रसायन है जो लंग्स पे काम करता है, जो जिसमें आंवला इज़ द मेन कंटेंट, विटामिन सी रिच है, और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। बट लेकिन जब ज़्यादा लंग का डैमेज हुआ है तो आप अपने वैद्यों से मिलो। उनके पास धात्री अवलेह, अगस्त्य हरितकी अवलेह, यष्टि अवलेह, ऐसे वासा अवलेह, ऐसे बहुत सारे अलग भी च्यवनप्राश के अलावा दवाइयाँ हैं जो आपके फास्टर रिकवरी में मदद कर सकते हैं। सो जब लंग का डैमेज हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और मेडिकल इंटरवेंशन, दवाइयाँ लेनी भी बहुत ज़रूरी है। निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर लंग के पैचेस निगलेक्ट किए और वो परसिस्टेंट रह गए तो आपको लाइफ टाइम पे दमा, कफ या फिर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, ये आपको लाइफ लॉन्ग सफ़र करने पड़ते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें उसमें दिखती है। सेकेंडली हार्ट पे भी, क्योंकि पल्मोनो कार्डियक अरेस्ट नाम की भी एक
टर्म जो है वो मेडिकल टर्म में बताई जाती है, क्योंकि ये एपरेटस एक ही बताया गया है। लंग्स और कार्डियक ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और जब ये वायरस का लोड शरीर में बढ़ जाता है तो वो कार्डियक मसल्स को भी अफेक्ट कर जाता है। बहुत सारे कोविड के पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी गए हैं। ये भी डाटा अभी आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएगा। सो इसमें मायोकार्डियल मसल इन्फेक्शन होता है, मायोकार्डियल मसल के इन्फ्लेमेशन होता है, उसको सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। सो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है, अच्छे से दवाइयाँ लेने हैं। आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या रहेगी। एक तो पहला आहार जो मैंने अभी कवर किया कि आपको हल्का आहार लेना है, ताज़ा आहार लेना है, घर में बनाया हुआ फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, नॉनवेज अवॉइड करना है, शाकाहार इज़ द बेस्ट। डोंट वरी अबाउट प्रोटीन्स एंड एनीथिंग। अगर आपका पाचक अग्नि अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा है। आहार पे आपको ध्यान देना है, टाइम टू टाइम खाना, लिक्विड्स मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, साउंड स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप सोने जाते हो तो आपकी बॉडी रिकवरी फेज में चली जाती है। जो दिन भर आप सोचते हो, काम करते हो, फटीग होता है, या फिर सेलुलर एक्टिविटी होती है, कैलोरी लॉस होता है, ये सारी रिकवरी फेज सोने के टाइम होती है। सो इन टाइम सोना, रात को 8 घंटे सोना ज़रूरी है, लेकिन वो 8 घंटे रात को 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नहीं सोना है। रात को 10 या 11 बजे आपको सोने जाना है, और जैसे ही सुबह सूरज उगता है आपको अपने काम शुरू करने हैं। सो साउंड स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके साथ कोविड रिकवर होने वाले पेशेंट में आप फिजिकल एक्टिविटी भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। डोंट जंप फॉर जिमिंग एंड एक्सरसाइज एंड साइकिलिंग एंड जॉगिंग इमीडिएट फेज में। धीरे धीरे आप योगा के पोजेस स्टार्ट कर लो। योगा इज़ फॉर बॉडी एंड सोल, ऐसे बोला जाता है ना। योगा से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स एंड हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। सो ऑटोमेटिकली जो मानसिक दौर्बल्य, जो डिप्रेशन, निराशा आपको इस कोविड फेज में आई है, वो भी योगा से दूर होने में मदद हो जाती है। धीरे धीरे योगा इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में आप योगा पोजेस भी कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेरी नाइस, क्योंकि ये मेनली अफेक्ट करता है लंग को, और हमें लंग की ऑक्सीजन सैचुरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें धीरे धीरे प्राणायाम तक भी हम जा सकते हैं। किसी अच्छे योगा टीचर से मिलके आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सारे अच्छे प्राणायाम आप घर पे शुरू कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मैंने अभी औषधि कहा कि आपको आयुर्वेदिक औषधि से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? आयुर्वेदिक औषधि रसायन काम करती है। जो डैमेज आपके शरीर में हुआ है वो फिर से भरने के लिए बस आपको रसायन औषधि ही मदद करेंगे। फिर उसमें त्रिफला काढ़ा आएगा, वासा अवलेह आएगा, दशमूलारिष्ट है, विडंगारिष्ट है, या फिर षडंगोदक ज्वर में बताया गया बहुत अच्छा एक दवाई है षडंगोदक, जो आपके वैद्य से आपको मिलेंगे। तो आप वो षडंगोदक का सुबह शाम काढ़ा करके जब लेते हो तो आपके शरीर में जो ज्वरोत्तर दौर्बल्य, ज्वर के बाद, टेम्परेचर आने के बाद जो शरीर में दौर्बल्य रहा है, वो रिकवर होने के लिए षडंगोदक आपको बहुत मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें और दवाइयाँ आप अपने वैद्यों से ले सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू से अबाउट पंचकर्मा। ये सारी टॉक्सिसिटी आपके शरीर में खेल रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पहले बोला ये दो, फिर बोला वो बंद कर दो, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सपोर्ट पे, ये सारे जो है वो आपके शरीर के इम्यूनो सिस्टम को डाउन करते हैं, और ये सारी टॉक्सिसिटी आपके शरीर में ऑर्गन डैमेज करते, वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ये सारी टॉक्सिसिटी शरीर के बाहर निकाल देने के लिए और आपके शरीर के हर एक सिस्टम को, लाइक वो लीवर की सिस्टम होगी, पैनक्रियास सिस्टम, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, आपके शरीर के हर एक सिस्टम को आपको बल देना है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पंचकर्म का उपयोग कर सकते हो। पंचकर्म 5 डिफरेंट कर्म इसमें आते हैं, लेकिन हर एक को हर एक करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ गया है और वो कैसे बाहर निकालना है, ये पंचकर्म प्रोसीजर्स आपके डॉक्टर, आपके आयुर्वेदिक वैद्य डिसाइड करते हैं। सो वंस यू रिकवर फ्रॉम कोविड, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आप जब लैंड अप होते हो
तो बहुत दिनों तक उसमें से सफ़र करने से अच्छा है कि इन टाइम आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो और अपने बॉडी को फिर से रिजुवेनेशन स्टेट में डाल दो. So this is all what I wanted to summarize about post covid complication, और वो भी in a simpler way, बहुत कम मेडिकल लैंग्वेज यूज़ करके सिंपलर वे में बताने की मैंने कोशिश की है. थैंक यू सो मच for having me here. Thank you so much for listening so quietly, and stay safe, stay healthy, trust Ayurveda. Thanks a lot. I'll just go through comments. If any question is there, we'll check. I hope everyone liked this session, because this is a need of time to recover from post-COVID complications. So Mitaji is asking, I think for gandush है ना, can we use normal oil like coconut? No Mitaji, क्योंकि ओरल कैविटी जो है उसमें अलग तरह के सेल्स हैं, और उसके लिए आपको एक तो तिल का तेल, सिसम ऑयल, दैट इज़ मोस्ट रिकमेंडेबल, और अदरवाइज आप अपने वैद्य से मिलकर ही डिसाइड कर लो. आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर कोकोनट ऑयल. थैंक यू सो मच. सो मिलते हैं फिर एक बार, फिर कभी ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ. तब तक के लिए ऐसे बाय. Thank you, Bobby ji. Thank you, Geeta ji, and complete VNWC team.